नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है भीषण टक्कर, बम बने टैंकर। क्योंकि जयपुर के भांकरोटा इलाके में जो मंजर दिखा उससे किसी की भी रूह कांपने वाला था। जलती गाड़ियां थी, चीखते लोग और गाड़ियों में से निकल रही इंसानी हड्डियां। मौत का मंजर रोंगटे खड़े कर रहा था। सुबह का वक्त था जब ये जोरदार भीषण टक्कर हुई और इसके बाद टैंकर में ब्लास्ट हुआ। इसके बाद आग लगी और इसमें 39 से ज्यादा वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में 11 लोगों के जिंदा जलने की खबर भी आई तो 35 से ज्यादा लोगों के झुलसने की सूचना बताई गई है। झुलसे लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौत का आंकड़ा एक एक करके बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वहीं एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में 34 पैसेंजर से भरी स्लीपर बस भी जल गई है। इसमें सवार 34 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 20 के झुलसने की जानकारी अब तक है। टैंकर के फटने के बाद आग लगी थी और आग की लपटें इतनी ज्यादा भयावह और ऊंची थी कि कई पक्षी तक जल गए जो ऊपर आसमान में उस वक्त उड़ रहे थे। बस और ट्रक के साथ हाईवे पर कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। आसपास रहने वाले लोग भी इस हादसे से पूरी तरह से कांप गए हैं, दहशत में हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है और 2-2 लाख रुपए के मृतकों को मुआवजे की घोषणा पीएम की तरफ से की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। सवाल ये उठता है कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ, क्या इसकी वजह थी, क्या इससे बचा जा सकता था। इतने लोग जिनकी जान अब तक गई है, क्या उन लोगों को भी क्विक रिस्पांस के जरिए बचाया जा सकता था। कई सवाल इस हादसे के बाद पीछे तरे रहे हैं। उन सवालों को आज जानने की कोशिश करेंगे, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आज की बहस इसी पर आधारित है। पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जयपुर में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, कई लोग जिंदा जले। दो 200 मीटर तक फैली गैस, आग की चपेट में आए 39 वाहन। उच्च स्तरीय जांच के आदेश, घायलों का हालचाल जाना। बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ, देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। पीएम और सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। भीषण टक्कर, बम बने टैंकर। तो हम सब इस भीषण हादसे की वजह से दुखी हैं और आज डिबेट नहीं होकर के जो आखिर अक्सर जो मंजर सामने आ रहा है उनके कारणों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस जिम्मेदारों से जान पाएं कि आखिरकार आगे इस तरह का हादसा नहीं हो, क्विक रिस्पांस हम कर पाएं। जो जिंदगियां इस तरह के हादसों में चली जाती हैं उनको कैसे बचा पाएं। हमारे दो खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस मंजर की तह तक हमें ले जाने में मदद करेंगे। ये दिखाने में आप लोगों को भी अपने कैमरों के जरिए दिखाने में मदद करेंगे कि आखिरकार कैसा मंजर था, कैसे हुआ सब कुछ और अब क्या हो रहा है। हमारे साथ कुछ जिम्मेदार हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो बता पाएं कि ऐसे हादसे कैसे रोके जाएं, क्या क्विक रिस्पांस हमारा हो, क्या चिकित्सकीय सुविधाएं ऐसी त्वरित की जाएं जिससे हम जाने बचा पाएं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं इस तरह के हादसों को रोकने को लेकर के। उन पर आज हम दरअसल बात करेंगे। तो हमारे साथ दो खास मेहमान, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है मनोज भट्ट, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट है, और आप दोनों का बहुत स्वागत है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम अपने सहयोगियों का रुख करेंगे, उसके बाद एक एक करके मेहमानों के पास आएंगे। सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ गृहस्थी। सौरभ, अभी आप कहां पर हैं और क्या हालात है एसएमएस अस्पताल में, किस तरीके से इलाज चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए मैं एसएमएस अस्पताल में हूं और कुछ ही देर में अस्पताल प्रशासन हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी करने जा रहा है। लेकिन अब तक इस पूरे घटनाक्रम में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 10 मौत जो है वो एसएमएस अस्पताल में हुई है और 1 मौत जो है वो जयपुरिया अस्पताल में हुई है। और 11 में से 6 लोगों की शिनाख्त जो है वो हो चुकी है और शेष 5 लोगों की शिनाख्त जो है वो
की जा रही है। और चूंकि अभी उनकी ये पहचान जो है वो उजागर नहीं हो पाई, इसलिए आज से अस्पताल प्रशासन द्वारा उन लोगों का डीएनए जो है वो किया जा रहा है। और जो तमाम 25 से ज़्यादा मरीज जो है वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल के बर्न यूनिट में एडमिट हैं और उनमें से 5 की हालत जो है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। 5 मरीज जो है वो वेंटिलेटर पे हैं, यानी अभी खतरा जो है वो टला नहीं है और जिनका इलाज चल रहा है वो भी अभी उनकी जान जो है वो खतरे में है। ये बात जो है वो सामने आ रही है। और एक और बात इस पूरे मामले में सामने आई कि एक रिटायर्ड आईएएस हैं, उनकी तलाश जो है वो अब तक खत्म नहीं हुई है। परिजन जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने फार्म हाउस में जो है वो रात गुजार कर जो है वो सुबह अपने घर की तरफ लौट रहे थे, अकेले गाड़ी में थे और गाड़ी मिल चुकी है, ये बताया जा रहा है। गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन उनके बारे में जो है वो अभी तक उनकी पहचान कहें या फिर उनकी तलाश जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। परिजन जो है वो तलाशने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जो एडमिट हैं उनकी पहचान लगभग जो है वो हो चुकी है। और अभी तक कितने लोग एडमिट है, फाइनली कोई आंकड़ा सामने आया है सौरभ? जी बिल्कुल, अभी 25 मरीज जो है वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 15 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो काफी क्रिटिकल उस लिहाज से, क्योंकि 50% से ज्यादा जो है वो जैसे ही अगर वहां से कोई अपडेट हो या मेडिकल बुलेटिन हो, आप हमें इशारा कीजिए, तुरंत हम आपको कनेक्ट करेंगे और जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरबाज अहमद भी हमारे सहयोगी हैं जो लगातार इस मंजर को कवर कर रहे हैं और कैमरे से देखने के अलावा अपनी आंखों से भी इस मंजर को के जो हालात हैं वहां के बाद में अरबाज ने लगातार देखे। तो अरबाज हमें बताएंगे कि क्या अभी मौके पर स्थिति है और ये जो भयावह मंजर जिसको हम सब एक महसूस कर सकते हैं, अब जो निशान बच गए उनको देख करके भी ऐसे कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। अरबाज, कैसे ये पूरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, अभी क्या स्थिति है मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए कि एक ऐसा हादसा जिसकी कालिख लंबे अरसे तक इस अजमेर जयपुर हाईवे पर रहेगी। रोड का जो नज़ारा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, किस तरह से काला पड़ चुका है और कई किलोमीटर तक ये कालिख जो है पुती हुई है। जो अस्पताल के अंदर हालात हैं सहयोगी सौरभ ने आपको बताया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर आप देखेंगे तो सामने सूर्यास्त होने वाला है। सुबह सूर्योदय से पहले ये हादसा हुआ था, उसके बाद से लेकर के अभी तक लगातार जद्दोजहद जारी है और एक बड़ा जो खतरा है वो टालने की कोशिश यहाँ पर जारी है, क्योंकि एक और टैंकर जिसमें करीब 22 टन एलपीजी बताई जा रही है, उसको जो है दूसरे सुरक्षित टैंकर्स में रिफिल करके यहाँ से सुरक्षित हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई खतरा यहाँ पर पेश ना आए। फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं इस लोकेशन पर लोगों को जो है काफ़ी 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। आसपास के लोगों को जो इलाका है वो पूरा खाली करा लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि सुरक्षित तरीके से जो है इस एलपीजी के बचे हुए स्टॉक को जो है यहाँ से निकाल करके हटाया जाए, जिनमें से आधे के करीब जो है 11 टन निकाला जा चुका है और बाकी आधा भी निकाला जाना बाकी है। आप देख सकते हैं फायर फाइटिंग के लोग हों, पुलिस के लोग हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, निगम के हों, सभी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। सुबह बड़ा भयावह हादसा था, सारे हालात बड़े खतरनाक थे, मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन जो सिचुएशन हुई भविष्य में ऐसी कभी ना हो ये से उम्मीद हम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी, क्योंकि अगर कैमरामैन दिखा सकें तो सामने कुछ दमकल जो है वो लगाई हुई हैं, उसके पीछे कुछ एम्बुलेंस लगाई हुई हैं और उसके पीछे जो है आईओसी के अधिकारी मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और सीनियर जो आईएएस अधिकारी हैं आप देख सकते हैं कि वो भी एक लिमिटेड हद तक जो है जाकर के उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि उससे आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ से पहला काम इस बचे हुए खतरे को टालने का है कि ये जब तक यहाँ से नहीं टलेगा तब तक कोई एक तरह से सुरक्षित इस हाईवे को नहीं मान सकता, क्योंकि इसको खोलने का काम अभी बाकी है। सुबह से लगातार ये सारी सिचुएशन जारी है, अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, किस तरह की सिचुएशन थी सुबह जब हादसा हुआ तब से लेकर के अब तक, क्या सिचुएशन है अभी, क्या हालात हैं, क्या किया जा रहा है? अभी तो जो टैंकर में जो गैस है उसको दूसरे टैंकर में शिफ्ट करके ट्रैफिक को खोलने का प्रयास किया। कितना हो चुका है काम रिफिलिंग का और करीब करीब कितना समय? सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जा रहा है, आपने काफी एरिया खाली कराया? खाली तो इसकी वजह से करवाना पड़ता है ताकि अरबाज, एक बहुत छोटा सा सवाल, आपने काफी दमकल और एम्बुलेंस भी रखी है, अगर कोई सिचुएशन हो तो डील की जा सकती? जी 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 अरबाज, क्या एक छोटा सा सवाल हम जानना चाहते हैं
कि क्या ये पूरा हादसा रोका जा सकता था, क्या हमारी ट्रैफिक व्यवस्था या रोड सेफ्टी या कहीं ना कहीं कोई कमी आपको दिखाई दी जिसकी वजह से इस तरह का हादसा पेश आया और इतनी कैजुअलिटीज हुई? देखिए, ये पूरी जो सिचुएशन है, इसके अंदर जो हादसा हुआ वो जिस तरह से हुआ उसमें कई सवाल अभी सामने आकर के खड़े हुए हैं। एक बड़ी डिजास्टर इसे माना जा रहा है कि इस तरह की आपदा की सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। आप अगर देखेंगे कि शहर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से आबादी शुरू होती है। इस सिचुएशन में यहाँ तक जो इमरजेंसी के क्विक रिस्पॉन्स वाली टीम है वो त्वरित रूप से यहाँ पहुँच पाती है, लेकिन हादसा जो था वो इतना भीषण और भयावह था कि उसने इतना ज़्यादा समय नहीं दिया कि जितने भी लोग झुलसे हैं या फिर इसकी चपेट में आए उनके लिए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में बड़ी ही एक तरह से पेचीदगी है, क्योंकि इतने कम समय में कैसे रिस्पॉन्स करते ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आने वाले वक्त के लिए अगर देखा जाए तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें इस चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए कि इस तरह के अगर डिजास्टर हाईवेज पे हो, रोड पे हो, तो कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। फिलहाल बड़ी सिचुएशन ये है कि जो 22 टन एलपीजी बची हुई है वो एक बड़े खतरे के तौर पर है, जिसकी वजह से ये पूरा रोड अभी तक आप देखिए कि ब्लॉक है। यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे तक और 1.5 किलोमीटर पीछे तक का पूरा करीब 3 से 4 किलोमीटर का एरिया क्लियर करा दिया गया है। और देखिए, जब इतना बड़ा यह हादसा हुआ है उसके बाद अभी कई सवाल भी उठेंगे। जैसे जैसे जांच होगी कई नई चीजें सामने आएंगी, नए तथ्य सामने आते जाएंगे और हम सबके सामने ये जो सवाल है और बढ़ते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे थोड़ा। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिसे मैंने पहले परिचय करवाया था, और मनोज भट्ट साहब हमारे साथ हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। मनोज भट्ट साहब, मैं आपके पास पहले आऊंगा क्योंकि ये जो पूरा हादसा है और जाहिर सी बात है कि हम सब ने, जो जयपुर के लोग हैं, इतना भीषण हादसा इन दिनों में जब से समझ लिए उसके बाद तो हम लोगों ने नहीं देखा है, और आज जब हमारे सामने ये पेश आया है तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठा है। भट्ट साहब, क्या आपको आवाज आ रही मेरी? एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पर थी और उसके बाद सारी जो सबसे प्रायोरिटी जो थी वो पेशेंट के ट्रीटमेंट की थी। आते ही पूरा अपना जो बर्न वार्ड और बर्न आईसीयू है उसमें जो पुराने पेशेंट थे उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करके पूरा बर्न वार्ड और आईसीयू केवल इस दुकान की जो घटना हुई थी इसके मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया था, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं हो और सारी व्यवस्थाएं एक तरफ से हो जाए। और उसी समय में बर्न के सारे डॉक्टर्स वहाँ आ गए थे। उसके अलावा जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, ऑर्थो के डॉक्टर्स, सभी लोग आ गए थे। सबने मिलकर वहाँ व्यवस्थित किया था। जो गंभीर मरीज थे उनको सब जगह एक करके उनमें से 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनमें से 2 की बाद में डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर प्रशासन और चिकित्सालय परिवार अपना पूरी तरह से इसको मरीजों के हित के लिए भी काम कर रहा है। इसके अलावा हमने हमारे डिपार्टमेंट से ऊपर से डीओआईटी की एक टीम भी लगी है। एक कंट्रोल रूम भी हमने यहाँ पर बनाया है जिसके 2 टेलीफोन नंबर 1425-208 और 1425-408 बनाए हैं, ताकि परिजनों को कहीं को किसी को जानकारी लेनी हो तो उस नंबर से ले सकते हैं। वहाँ पर राउंड द क्लॉक अपनी टीम बैठी हुई है, तो जो भी जानकारी पूछना चाहें, कोई पूछताछ हो, किसी पेशेंट के बारे में पूछना हो, वहाँ से उनको जानकारी उपलब्ध हो सकती है। उसके अलावा एक डीओआईटी की एक्सपर्ट टीम भी यहाँ पर आई हुई थी, जो फ़ोन नंबर से, आधार से उनके परिजनों के सारे डिटेल रह के अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उससे परिजन को इन्फॉर्म करने का काम भी कर रही थी। इसके अलावा जो टीम लग रही थी उसमें दुर्घटना में जितनी भी बसेज और वो जली हैं उनका भी एक वो डाटा कलेक्ट किया है, कौन कौन से व्हीकल्स वहाँ पर जले हैं, उसके लिए भी टीम लगी हुई है। एक मेन जो लेक सिटी की बस थी उसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, उससे भी और कौन कौन पेशेंट्स उसमें थे उससे कोशिश करनी करी है। और अभी जब ये सारे चिकित्सक ये ट्रीटमेंट एक बार चालू हो गया तो उसके बाद ये भी रखा कि आसपास के जो हॉस्पिटल से पेशेंट्स कौन कौन से रेफर होकर आए थे ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो और उनका भी एक हो, तो पूरी टीम ने बैठकर जितने भी आसपास के अपने अस्पताल थे वहाँ से नंबर लिए हैं और उन पेशेंट्स का भी विवरण अपन ने प्राप्त किया है। सर अभी क्या स्थिति है, कितने वेंटिलेटर पे हैं मरीज, कितनी डेथ हो गई, कितने अभी एसएमएस अस्पताल में 10 डेथ रिपोर्टेड हैं, जिनमें से अपन ने जो आइडेंटिफाई हो गए थे उनकी डेड बॉडीज को उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम भी चालू किया हुआ है।
3 एम्बुलेंस जो डेड बॉडी व्हीकल होते हैं वो लगे हुए हैं उनको पहुंचाने के लिए। जो अननोन बॉडीज़ हैं उनके अलावा बाकी सबको पहुंचाने की व्यवस्था चल रही है। और अभी अपने पास 29 पेशेंट्स हैं जो मेडिकल इसमें बर्न वार्ड और आईसीयू में हैं। उनमें से 7 पेशेंट अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उसमें से जो 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, पूरी डॉक्टर्स की टीम उसमें लगी हुई है। यहाँ स्पेशल रूप से अपन ने 4 नर्सिंग स्टाफ एक्स्ट्रा लगाए हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट के, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के और ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी अपन ने लगाए हैं। ये सर जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, ये 10 डेथ में शामिल हैं या 10 के अलावा भी? नहीं, वो इसी में शामिल है। तो सर क्या डीएनए कराया जा रहा है, कैसे इनसे इनके परिजनों? देखिए, ये प्रशासन लेवल पर भी बात चल रही है, इनका कैसे होता है। जो ऐसी 5 बॉडीज हैं, डेड बॉडीज है जिनकी आइडेंटिटी और एक डीएनए कराया जा रहा है। एक जयपुरिया में है, 4 यहाँ पर है। ऐसी 5 बॉडीज हैं जिनका भी अननोन है, जिनका मालूम नहीं पड़ा है। एक ये भी बात सामने आई थी सर, एक कोई रिटायर्ड आईएएस है, वो भी उनकी भी तलाश अब तक नहीं हो पाई। तो क्या यहाँ पर कोई मरीजों में वो शामिल है या फिर? देखिए, ये जो व्हीकल्स जले हैं उनमें से कुछ डिटेल में एक नाम सामने आया है। अभी उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारी नहीं मिली है। जो प्रशासन की टीम है वो उसको देख रही है कि किस गाड़ी में कौन कौन से थे। एक महिला कांस्टेबल अनीता मीना क्या कंफर्म हो गई? अभी पर्टिकुलर नाम से मेरी जानकारी में नहीं आया है। टोटल 11 है ना? 10 डेथ अपने यहाँ पर है, 1 डेथ जयपुरिया में है। टोटल 11 डेथ अभी रिपोर्टेड है। उसकी बॉडी है सर, इसमें से 11 में से मतलब 5 का पता नहीं है कौन है ये जी। तो इनमें एक सेकेंड, इनमें से सर जो कितना परसेंटेज इन्फेक्शन या कितने परसेंटेज वो जले हैं जो वेरी सीरियस है? देखिए, ये कोई ये साधारण बर्न नहीं है। बर्न की एक को क्लास ग्रेडिंग को अपन करते हैं कि कितने % ग्रेड है। 50% से भी ज़्यादा काफ़ी है। लेकिन इसके साथ में क्योंकि ऐसा बर्न है, इसमें स्मोक बहुत ज़्यादा था, तो जो 50% से कम बर्न है उनके भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हीट के कारण चल जाते हैं, तो वो किसी भी टाइम में एक्सेस बर्न में हो सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल विषय है। अभी कम से कम 14 पेशेंट ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा बर्न है। सर, ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, आपके द्वारा बुलेटिन दिन भर से कभी नहीं दी गई, अब पीसी की जा रही है शाम को, क्या कहना है आगे? क्या बुलेटिन दिया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से सारा मीडिया मेरे सामने बैठा हुआ है। हर 2 घंटे बाद मीडिया को अपडेट किया जा रहा है। नहीं, आपके द्वारा कोई बुलेटिन दिया जा रहा है क्या? मेरे द्वारा भी दिया गया है, प्रिंसिपल के द्वारा भी दिया गया है, सारा मीडिया को लिया हुआ है। ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद। हेलो जय सिंह। तो सबसे बड़ी अपडेट एसएमएस अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। यह बताया गया है कि अब तक एसएमएस में 10 डेथ हो चुके हैं और 1 डेथ हुई है जयपुरिया अस्पताल में। एक जो घायल था उनकी जयपुरिया अस्पताल में मौत हुई। इस तरह से कुल 11 मौतें अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। एसएमएस अस्पताल में 29 एडमिट हैं और 29 लोग अभी भी एडमिट हैं, अस्पताल में हैं, और जिनमें से 7 सीरियस कंडीशन में हैं और 6 अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, 7 में से सीरियस कंडीशन में से। तो इस तरह से एसएमएस अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई है। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, कैसे इस पूरे हादसे को देखते हैं? क्या कमी है या अचानक होने वाले हादसों में इसे गिना जाए और इनसे हम क्या सीख लें? सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जिनका निधन हुआ है इस दुर्घटना में, मैं सबको शोक व्यक्त करता हूं और जो घायल हैं उनके लिए संवेदनाएं करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निस्संदेह पहली घटना नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह का ये वाकया हुआ है, आप देखिए अजमेर जो जिस जगह ये हादसा हुआ है वो बहुत व्यस्त रोड है। अजमेर में एंट्री करते समय इस नेशनल हाईवे पर जितना ट्रैफिक है वो शायद हमारे प्रदेश के किसी अन्य स्पॉट पर नहीं होगा। और सवाल ये है कि एक ज्वलनशील केमिकल लेकर के एक टैंकर वहां पर यू टर्न ले रहा है। आप देखिए कि हमारे देश में कितनी विचित्र बात है कि हमारे सिस्टम में ऐसे वाहन जो ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं उनका ना तो कोई आइडेंटिफिकेशन बैनर है, ना उनकी कोई पहचान होती है कि इनमें एक इन्फ्लेमेबल केमिकल है। तो इनसे सावधानी बरतते हुए कोई ऐसी सूचना या किसी विशेष तरह का कलर अगर उन पर डाल दिया जाए ताकि लोगों को पता रहे कि इनमें ज्वलनशील पदार्थ केमिकल लिए जा सकते हैं, तो शायद उनसे सावधानी बरती जा सकती है। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी बात जो आ रही है और जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं और बस में जो सवारियां थी जो घायल हुई हैं
उसमें प्रारंभिक तौर पर जो खबर आई है उसमें ये कहा गया है कि उस बस ने पीछे से इस टैंकर को टक्कर मारी है। तो सवाल यह है कि भ्रांतियां फैल रही हैं। और दूसरी बात, अभी एसएमएस प्रशासन ने जो चर्चा आपसे की है वो 5 बजे ही चर्चा कर रहे हैं। उस 5 बजे की चर्चा में आप देखें कि अभी तक सरकार ने वो अपडेट जारी नहीं किया है। वो कह रहे हैं मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये प्रशासन, सबसे बड़ी बात, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सबसे वे पहले पहुंचे हैं अस्पताल और सबसे पहले उन्होंने स्थिति का जायजा लेते हुए प्रशासन को सावचेत करने में अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आज इस घटना में मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से पहल करते हुए जिस तरह से पहल जगाई है और जिस तरह की संवेदना व्यक्त करते हुए हम सबको इस तरह के हादसों से देखिए मेरा मानना है कि सरकार को जागृत करने का काम आज मुख्यमंत्री ने किया। आज मुख्यमंत्री की वजह से अपील की गई है कि ऐसे जो घायलों की हेल्प करना चाहता है उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर और एसएमएस अस्पताल की तरफ से अगर कोई जानकारी किसी को चाहिए इस बारे में घायलों को लेकर के तो वे 1425-208 यानी कि 1425-208 और 1425-408 पर संपर्क कर सकते हैं। यह भी बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए जानना। हमारे साथ मनोज भट्ट साहब लगातार बने हुए हैं। भट्ट साहब, मैं वापस आप ही के पास आ रहा हूं, वो पूरा नहीं हो पाया था। क्या वजह रही जो हम समझते हैं कि जयपुर अजमेर हाईवे जो सबसे सुरक्षित हाईवे है वहां पर ऐसी दुर्घटना, ऐसा हादसा कैसे देख रहे हैं आप इसे? तो एसएमएस पहुंचे गजेंद्र सिंह खेव सर। भट्ट साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूं। जी बताइए आप, ये तो सबसे सुरक्षित हाईवे माना जाता है जयपुर अजमेर हाईवे और यहां पर इतना बड़ा हादसा कैसे देख रहे हैं इसे? कहां कमी है कोई जिसे सुधार करने की जरूरत है? जी बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और सेफ हाईवे माना जाता है, ये इस बात पे मैं सहमत नहीं हूं आपसे जी, क्योंकि खासतौर से पिछले कुछ महीनों में जब से यहाँ काम चल रहा है NHAI द्वारा जो एलिवेटेड रोड्स और फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं जी, तब से काफी जगह बॉटलनेक्स हो रहे हैं और क्लोवर लीफ जहाँ बन रहा है वहां पे भी अभी जहाँ पे हादसा हुआ वो यू टर्न है, वो एक हैजार्डस ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में माना जाना चाहिए वो जी। तो इसलिए सेफ तो नहीं कह सकते इसको इस वक्त। जब तक ये पूरा कार्य नहीं हो जाता, NHAI द्वारा कंप्लीट हो जाता, तब तक जो भी कम्यूटर्स हैं इस रूट पे उनको बहुत विशेष सजगता रखनी होगी। जी, लेकिन क्या कारण मान रहे हैं आप ऐसी दुर्घटनाओं को लेकर के, और ये वापस नहीं हो इस तरह की दुर्घटना, इतनी कैजुअलिटीज, हम अपने लोगों को नहीं खोए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? कोई सुझाव आप देना चाहते हैं? अभी शॉर्ट टर्म में तो जो ये हैजार्डस पॉइंट्स हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स कहे जाते हैं, इन पर हमको निगरानी बढ़ानी पड़ेगी। हमें अपना एनफोर्समेंट वहाँ पे प्रॉपर हो और चाहे वो पुलिस की तरफ से हो चाहे NHAI की तरफ से हो, वहाँ पे एनफोर्समेंट ही अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो क्लोवर लीफ और फ्लाईओवर जो बचे हैं उनका काम। ये क्लोवर लीफ क्या है? हाँ, अभी बड़ा चर्चा में आया ये शब्द क्लोवर लीफ, क्या है दरअसल, और क्या ये हादसे का कारण होते हैं? सॉरी, आपकी आवाज कट गई सर। हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद एक शब्द जो आपने अभी यूज किया क्लोवर लीफ को लेकर के, तो वो क्या है दरअसल? ये क्या रोड सेफ्टी में इंपॉर्टेंस है इसकी और इसकी वजह से ये हादसा हुआ? क्लोवर लीफ कंसेप्ट ये है कि अपने जो रिंग रोड बन रही है, उस रिंग रोड, मेन हाईवे से रिंग रोड पे जाने का और रिंग रोड से हाईवे पे आने का जो एक प्रक्रिया तय की गई है, उसके लिए क्लोवर लीफ नाम का स्ट्रक्चर बनता है जी। उसमें 4 लूप्स होते हैं, उससे निर्बाध रूप से लेन चेंज हो जाती है और उसमें कोई दूसरा वाहन उस लेन में आके, जिस तरह से आज ये हादसा हुआ, टक्कर हुई, वो उसकी गुंजाइश नहीं रहती है। वो जब तक बन नहीं जाता तब तक इस पर्टिकुलर यू टर्न वाला जो स्पॉट है जहां से ये टैंकर टर्न कर रहा था, अगर वहां पर कुछ एनफोर्समेंट के प्रयास किए जाएं अतिरिक्त, तो वो उचित रहेगा।
जी, एक छोटा सा संक्षेप का और सवाल आया है कि जो गैस का टैंकर है उसमें ब्लास्ट हुआ, क्या उसके भी कोई रोड सेफ्टी को लेकर के नॉर्म्स हैं कि वो टूटे हैं यहाँ पर, कि उसके पीछे जो है वो गाड़ियों के बीच में गैप होना चाहिए, या फिर वहां पर वो आ रहा है तो एक अटेंशन साइन होना चाहिए कुछ इस तरह से? अब वो जो ये इंसिडेंट पर्टिकुलर हुआ है सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जब वो यू टर्न ले रहे थे टैंकर, तो दूसरी तरफ से जो ट्रक या जिस वाहन ने आके उनको टक्कर मारी है, ये उसकी तरफ से भी लापरवाही स्पष्ट रूप से नजर आती है जी। और कंट्रोल कहीं ना कहीं उससे छूटा है गाड़ी पे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज भट्ट साहब। डॉक्टर प्रदीप, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ रहे, अरबाज और सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के ये बहुत ही दुखद हादसा है और हम सब इस बात को लेकर के दुखी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें वो कारण ज़रूर जानने चाहिए जिनकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं, और साथ ही जिम्मेदारों को भगवान सद्बुद्धि दें, और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनको संबल प्रदान करें इस दुखद घड़ी में इस दुख को सहन करने की। ये और उम्मीद इस बात को लेकर के भी कि जिम्मेदार इस तरह के हादसों से सबक लेंगे ताकि फिर इस तरह के कोई हादसे नहीं हो और हम अपनों को नहीं खोएं।